फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी विथ मास्टर में स्वागत है। तो दोस्तों कि जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि हम आपको एन सी एफ 2005 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए एक वीडियो बना कर के लाएंगे, जो वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस एन सी एफ 2005 से आपके सीटेट में कम से कम 5 नंबर ज़रूर ही फिक्स हो जाएंगे। तो ये जो एन सी एफ 2005 की ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सीटेट का एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, जो शुरू हो गया है, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक चलेगा, लास्ट दिसंबर से जनवरी तक चलेगा। तो इस सीटेट के एग्ज़ाम में ये एन सी एफ 2005 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से कम आपका 5 नंबर तो फिक्स है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं एन सी एफ 2005 में है क्या। तो इसमें देखिए ये कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ। तो ये पहला जो टॉपिक, ये पहला पैराग्राफ दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि एनसीएफ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, एनसीएफ है क्या, एनसीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी, एनसीएफ से क्या कर सकते हैं हम। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, हम इसमें देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। कौन? एनसीएफ। जो एनसीएफ है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। फिर कह रहा है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब कि एनसीएफ में हमको ये बताया गया है कि किसी बालक को हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं जिससे कि वह कोई भी चीज़ को समझने में उसके लिए आसानी हो जाए, उसको कठिनाई का सामना न करना पड़े। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर का एक जो निबंध है, जो एक रविन्द्रनाथ टैगोर जो इनका एक निबंध है जिसका नाम है सभ्यता की संस्कृति। इस सभ्यता की संस्कृति निबंध से ही एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित हो। मतलब कि हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जितना किताब में दिया गया है बस किताब के ही माध्यम से या बस उतना ही न पढ़ाएं, बल्कि हम बालक जैसा पढ़ना चाहता है उस हिसाब से हम उसको पढ़ाएं। तो ये होता है बाल केंद्रित। तो हम पुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को दें। फिर कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। मतलब कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें जितनी भाषाएं दी गई हैं सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। किसका? एनसीएफ 2005 का। फिर कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया। मतलब कि जो ये एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया, जो ये एनसीएफ 2005 बनाया गया है, यह ऐसे ही नहीं बना गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा शोध किया गया जिसमें अनेक शिक्षाविद जुड़े थे, वैज्ञानिक जुड़े थे और हर विषय के विशेषज्ञ भी इसमें जुड़े हुए थे, जिससे एनसीएफ 2005 की रूपरेखा तैयार की गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। मतलब कि एनसीएफ 2005 के कौन कौन से सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। मतलब कि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा को हम 5 भागों में बांटे हैं और ये जो भाग हैं, ये भाग 1, 2, 3, 4, 5, यही पांचों भाग हैं। पहला भाग है, पहले भाग में कह रहा है कि ज्ञान के नहीं होगा यहाँ, माफ़ कीजिएगा, ज्ञान को है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब कि बच्चों को जो भी हम सिखा रहे हैं उस चीज़ को बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ दिया जाए। जैसे कि अगर हम बालक को बता रहे हैं किसी ऐतिहासिक इमारत, मान लीजिए अगर ताजमहल के बारे में ही बच्चे को बता रहे हैं, तो हम बस ऐसे ही मौखिक रूप से न बता करके बच्चों को उसके सामने वो चीज़ दिखा करके बताएंगे तो वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि बच्चे को दिखाने के रूप में कि हम बच्चे को या तो वहाँ ले जा सकते हैं या उसका चित्र दिखा करके बच्चे को हम समझा सकते हैं। फिर कह रहा है दूसरे टॉपिक में कि पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। मतलब कि पढ़ाई को बस ये ना कहा जाए कि बस तुम रटते जाओ, बल्कि उसको बच्चे को समझाना चाहिए।
बच्चा जितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझेगा वो चीज़ उसको हमेशा याद रहेगी। फिर कह रहा है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बस न हो, मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को बस वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो करके, बल्कि वो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। फिर कह रहा है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, मतलब कि विद्यालय में जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, बच्चे के अपने गतिविधि से उस चीज़ को जोड़ देना है। जैसे कोई चीज़ अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को हम उसके जीवन में किसी उदाहरण के रूप में जोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या कर लेगा, अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ समझ करके बहुत अच्छे तरीके से उसको समझेगा। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति स्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, मतलब कि जो अ, हमारा जो मूल्य है हर बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाना है, उस बच्चे को अलग उसके हिसाब से सिखाएं, जैसा जो बच्चा है उसके हिसाब से सिखाएं, ताकि कोई भी चीज़ समझाने में उसको आसानी होगी और वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। फिर है देखिए इसमें दिया गया है एनसीएफ का पूरा नाम, ये एनसीएफ का पूरा नाम दिया गया है। एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और ये कब आया था, 2005 में आया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं उससे जुड़े हुए क्या क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कह रहा है पहले पॉइंट में कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का जो जीवन है उस जीवन को और उसके ज्ञान के बीच में जो दूरी है, मतलब कि अगर बच्चे को हम बस पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करता है कि बस पढ़ लेता है और उस चीज़ को अपने जीवन में उतार नहीं पाता है, वो चीज़ हर बच्चा समझ नहीं पाता। तो उसको हमको क्या करना है कि कोई भी चीज़ अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई हुई चीज़ को बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को जोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि बच्चा कोई भी चीज़ अच्छे से समझ पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर गणित में हम उसको जोड़ सिखा रहे हैं किसी बच्चे को, तो कह रहे हैं 2 और धन 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, ये तो मौखिक रूप से हम बता दिए। लेकिन बच्चे के जीवन से अगर जोड़ने की बात हुई तो बच्चे को हम ये दिखाएंगे कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 2 बकरियां हैं और 2 गायें हैं, और 2 बकरियां और 2 गाय को मिला करके कितने जानवर हुए, तो बच्चा अपने आप बोल देगा कि 4 जानवर हुए। तो इस तरीके से बच्चे के ज्ञान को हम उसके बाहरी जीवन से जोड़ सकते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। मतलब कि जो भी चीज़ हम बच्चे को पढ़ाएं वो बाल केंद्रित होनी चाहिए और ऐसे चीज़ों का उपयोग किया जाए जिससे क्या कर सके कि बच्चा उस चीज़ को देख करके उसके अंदर जानने की उत्सुकता हो। फिर कह रहा है तीसरे पॉइंट में, कह रहा है एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था ताकि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके। मतलब कि अगर विद्यार्थी को बस हम रटने के बारे में बताएंगे तो जितना लिखा रहेगा बस वो रट लेगा, उसके बारे में वो नहीं समझ पाएगा। तो इसके कहने का मतलब है कि हम बच्चे को रटने के बारे में न सिखा करके बल्कि उसको हम कोई भी चीज़ समझाएंगे। तो अगर हम बच्चे को कोई चीज़ समझाते हैं तो बच्चे का क्या होता है, चहुमुखी विकास होता है। मतलब कि अगर बच्चा किसी चीज़ को समझेगा तो उसके अंदर अंदर तार्किकता की भावना जागृत होती है, जिससे क्या करता है कि अनेक तरह के उसके मस्तिष्क में प्रश्न आते हैं, और जब अनेक तरह के प्रश्न आएंगे तो बच्चा क्या करेगा कि उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करने के बाद बच्चा क्या होगा कि उसका मानसिक विकास बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का चौमुखी विकास होगा। फिर है चौथे पॉइंट में कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देश प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। मतलब कि एनसीईआरटी द्वारा इसको निर्माण किया गया और इसको पूरा करने का काम जो था वो प्रोफेसर थे कृष्ण कुमार, इनके नेतृत्व में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव का अवसर देकर के उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई थी। मतलब कि जो बालक जैसा है
उसके हिसाब से हम उसको ज्ञान देंगे। जैसे ज्ञान देने का मतलब ये नहीं कि हम अलग बालक को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। अगर हम कोई टॉपिक, एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को उसके हिसाब से समझाएंगे। जैसे कोई बच्चा अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको तुरंत समझ जाता है, कोई बच्चा उसको नहीं समझ पाता है, तो उस चीज़ को, पढ़ाई हुई चीज़ को हम उसको क्या करेंगे, उसके जीवन से जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण में बता दिया था कि अगर हम किसी बच्चे को ऐतिहासिक इमारत के बारे में बता रहे हैं तो कहेंगे कि ताजमहल, तो ताजमहल कहेंगे तो जो बच्चे देखे होंगे ताजमहल वो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं देखा होगा वो नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे के सामने ताजमहल का चित्र प्रस्तुत करके और बच्चे को समझाएंगे कि ये क्या है, और इसके बारे में, ताजमहल के बारे में बच्चे को बताएंगे। जिससे क्या होगा, बच्चा बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी उस चीज़ को सीख जाएगा। फिर कह रहा है 5वें पॉइंट में, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होता है। मतलब कि पिछले वीडियो में इससे जुड़ा हुआ मैंने एक टॉपिक बताया था कि हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कुछ बच्चे किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे उसी चीज़ को कुछ देर में समझते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि हर बच्चे की क्षमता अपनी अलग अलग होती है। तो इसके लिए क्या करना है कि हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा जल्दी समझ जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन कोई बच्चा बहुत देर से समझ रहा है तो उसके कारण को जानना चाहिए। और जब उसके कारण के बारे में हमें पता चल जाएगा तो हम उस चीज़ को समझाने में बहुत ही आसानी का अनुभव करेंगे। जिससे क्या होगा कि बच्चे को हम बहुत आसानी तरीके से हम उस चीज़ को समझा पाएंगे, क्योंकि हमें बच्चे की समस्या का ज्ञान हो जाएगा कि इस बच्चे को समझने में किस समस्या, कौन सी समस्या आ रही है। अब चलते हैं आगे। आगे आगे देखिए, कह रहा है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंग या भाग, मतलब कि इसमें एनसीएफ के भाग दिए गए हैं। तो कह रहा है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया। मतलब कि एनसीएफ को हम 5 भाग में बांट करके बता सकते हैं। जैसे कह रहा है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा बिना बोझ के सूझ आधार पर पाठ्यचर्या का बोझ कम करना। मतलब कि अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षा बिना बोझ के, बिना बोझ का मतलब कि बच्चे को हम कैसे शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कोई चीज़ हम, ये नहीं कि बच्चे को हम बहुत सारा कह दें कि तुम बहुत सारी किताबें लेकर के आओ तो इसी से हम शिक्षा देंगे, ये नहीं। बच्चे को क्या करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको हम मौखिक रूप से ही बच्चे को बता दें तो वो समझ जाए। तो इससे इससे क्या होगा कि बच्चे का ऊपर जो बोझ होगा उस बोझ को हम कम कर देंगे। जिससे क्या होगा कि बच्चा, अभी मान लीजिए किसी बच्चे के सामने हम 5 किताबें रख देंगे और कह देंगे कि तुमको इन किताबों को पढ़ना है, तो बच्चा उन किताबों को देख करके ही अपना मोरल डाउन कर लेता है। मतलब कि वो पहले ही नर्वस हो जाता है। अब उसको क्या करना है कि हम 5 किताबें न सामने रख करके उसको हम ये बताएंगे कि तुमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो बच्चा उस चीज़ को आसानी से पढ़ लेगा। तो यही कहना है इसमें कि शिक्षा बिना बोझ के सूझ आधार पर पाठ्यचर्या का बोझ कम करने के लिए करना चाहिए। फिर कह रहा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखते हुए स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। मतलब कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, वो रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि बच्चे को हम रटते हुए पढ़ाएं, या उस चीज़ को, बच्चे को हम ये ना कहें कि तुम इस चीज़ को याद कर लो, बल्कि बच्चे को हमें ये कहना चाहिए कि तुम याद करने के बजाय इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है तो उसको उस चीज़ को स्मरण करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम का इस प्रकार संवर्धन किया जाना जिससे बच्चे का चौमुखी विकास हो। मतलब कि किसी भी पाठ्यक्रम को हम बच्चे को इस तरीके से बताएं जिससे बच्चा क्या हो, उस चीज़ को अच्छे से समझ जाए और उस चीज़ को अपने जीवन में भी उतार ले। जैसे किसी बच्चे को हम किसी ईमानदार बालक की कहानी सुना देते हैं तो बच्चा क्या होता है, उससे बहुत इंस्पायर होता है, उस कहानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। तो क्या करता है कि वो अपने आप को भी उसके जैसे बनाने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का चारों तरफ विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। मतलब कि वो जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण का भी विकास होगा, बच्चे का मानसिक विकास भी होगा, बच्चा उस चीज़ से स्वस्थ भी रहेगा। अब देखिए आगे क्या है, ऐसा कह रहा है कि ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय,
मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। मतलब कि अब इस शिक्षा के द्वारा हमें ऐसे समाज का निर्माण कर देना है जिसके अंदर क्या हो, लैंगिक न्याय हो, जिसके अंदर नैतिक मूल्य हो, मतलब कि सच्चाई हो, ईमानदारी हो। फिर कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवहार हो, उसके अंदर लोकतंत्र के प्रति निष्ठा हो। फिर अनुसूचित जनजातियों के प्रति और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। विशेष आवश्यकता का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कह सकते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने में अक्षम होते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी घर की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो स्कूल में जाएं, तो उनके प्रति कोई बच्चा क्या हो, संवेदनशील हो। ऐसे वातावरण का हमें निर्माण करना है। फिर कह रहे हैं कि ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जिनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो। मतलब कि हमें ऐसे नागरिक का निर्माण कर देना है जो क्या कर लेगा, राजनीति में भी एक्टिव रहे और आर्थिक प्रक्रियाओं में भी भाग लेने में वो एक्टिव रहे। फिर है, अब देखिए कह रहा है, एक टॉपिक आपके दे दिया गया है, सीखना और ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज। अब देखिए सीखना और ज्ञान ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। सीखना हम क्या करते हैं, हम कहीं से भी सीख लेते हैं, किसी भी चीज़ से सीखते हैं, और सीखने के बाद जो उसका निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं, कहीं अगर हम जाते भी हैं, जाने के बाद अगर उस चीज़ से हमें कुछ सीख रहे हैं तो सीखने के बाद उसका हमको निष्कर्ष निकालना पड़ता है। वही निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे को बताते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है सीखना और ज्ञान के बारे में, कह रहा है कि समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक का मतलब कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से न मिल करके अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि किसी, मान लीजिए कहीं आप बाहर गए, घर से बाहर निकले हुए हैं, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, तो अगर वो बच्चा तेज़ साइकिल चला रहा है और तेज़ साइकिल चलाते वक्त वो किसी से लड़ जाता है या गिर जाता है, तो आपके अंदर एक सूझ आएगी, आपके अंदर ये सूझ आती है कि अगर वो साइकिल तेज़ नहीं चलाता तो वो लड़ता नहीं, गिरता नहीं। तो ये क्या हुआ, ये हम अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज़ सीख लिए, ये हमारी क्या होगी, अनौपचारिक शिक्षा हुई। मतलब कि बिना हम शिक्षा ग्रहण किए ही हम उस चीज़ को समझ लिए, तो ये क्या हो गया, हमारी अनौपचारिक शिक्षा हुई। तो इसी चीज़ को क्या करना है कि बच्चे क्या करते हैं कि औपचारिक रूप से भी सीखते हैं और अनौपचारिक रूप से भी सीखते हैं। फिर कह रहा है कि विद्यार्थी में अपना ज्ञान सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता का विकास करना, मतलब कि ऐसा विकास कर देना कि बच्चा क्या कर ले कि अपने अंदर किसी भी चीज़ को ग्रहण करना हो तो वो खुद से उस चीज़ को ग्रहण कर पाए। दूसरा पॉइंट है, कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। मतलब कि बाल केंद्रित शिक्षा आपकी तभी सार्थक कही जाएगी जब आप बालक को उसमें प्रथम मानते हैं। प्रथम मानने का मतलब कि बालक की बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का वक्त देते हैं, वो अपनी भावनाओं को कह सके, तभी आपकी शिक्षा क्या कहलाएगी, बाल केंद्रित कहलाएगी। बाल केंद्रित में ये भी आप कर सकते हैं कि बालक जो कुछ भी कहना चाहता हो वो आपके सामने बिना हिचकिचाहट के कह ले, तो वो हमारी क्या होगी, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। और बाल केंद्रित शिक्षा में हम क्या करते हैं कि बालक के हिसाब से अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं ताकि बालक हर एक चीज़ को समझ पाए। फिर है तीसरा पॉइंट, संज्ञान का अर्थ है कर्म है, संज्ञान का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। संज्ञान, संज्ञान का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर किसी चीज़, जैसे अभी हमने बताया कि एक बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखा और वो गिर गया, तो उसके अंदर खुद का ज्ञान आया कि अगर साइकिल हम तेज़ नहीं चलाएंगे तो नहीं गिरेंगे। तो यही क्या हो गया, हमारा संज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान हो गया। और इस ज्ञान के कारण हम क्या करते हैं, हम अपने कर्म और अपने भाषा के माध्यम से अपने को और दुनिया को समझ सकते हैं। जैसे अब कोई साइकिल चलाते हुए उसको दूसरा कोई दिखेगा तो वो खुद से समझ जाएगा कि अगर ये साइकिल तेज़ चलाएगा तो ये निश्चित रूप से कभी ना कभी गिरेगा ज़रूर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने संज्ञान के माध्यम से, अपने कर्म और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझ सकते हैं। फिर है लास्ट पॉइंट, कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक,
तथा नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब कि अब देखिए, इसमें हमने जैसे आपको पहले बताया कि किसी बालक को ऐसे विकसित कर देना है कि वो क्या कर ले कि किसी चीज़ को समझना हो। जैसे कोई भी समस्या उसके सामने आ जाए तो उस समस्या को उसको समझना हो, तो उस समस्या के बारे में वो पहले समझे कि ये समस्या है क्या, तभी उस समस्या का समाधान बालक निकाल पाएगा। तो इस पॉइंट में यही कह रहा है कि बच्चों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करना, कि अगर उस चीज़ में उसे आलोचना भी दिख रही है, आलोचना का मतलब कि जैसे उसमें कुछ कमी भी दिख रही है तो उस कमी को आपके सामने बताए, या उस कमी को खुद से दूर करने का प्रयास करे, या आपके सामने बता भी सकता है या उस कमी को खुद से दूर करने का प्रयास भी कर सकता है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। तो इसमें देखना क्या करना है कि पाठ्यचर्या का कैसा क्षेत्र होना चाहिए, स्कूल की अवस्था कैसी होनी चाहिए, और हम बच्चे का आकलन कैसे करेंगे। आकलन का मतलब उसका एग्जामिन कैसे करेंगे, असेसमेंट उसका कैसे होगा। तो कह रहा है इसमें देखिए, इसमें माफ़ कीजिएगा, ये इसमें देखिए पॉइंट दिया गया है। पॉइंट है आपका कि बहुभाषिता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। बहुभाषिता का मतलब कि अनेक भाषा के लोग के बारे में कह रहा है कि अनेक भाषा के लोग हैं। मान लीजिए कोई दक्षिण भारत का कोई आदमी है या कोई बच्चा है, तो वो अगर तमिल बोलता है और हम उसके सामने तमिल जो बोलने वाले लोग होंगे, तो मान लीजिए कोई उत्तर भारत का है, तो उत्तर भारत का मान लीजिए आप कोई बिहार का बच्चा है या कोई तमिलनाडु का बच्चा है, तो बिहार का बच्चा जिस भाषा में बोलेगा, तमिलनाडु का बच्चा उस भाषा को नहीं समझ पाएगा, और तमिलनाडु का बच्चा जिस भाषा में बोलेगा, बिहार का बच्चा उस भाषा को नहीं समझ पाएगा। तो यही कह रहा है कि बहुभाषिता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। अगर जो भाषा है, हर बालक की अलग अलग भाषा है और उसको उसकी भाषा में हम शिक्षा देंगे, तो ये क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन निकल कर के आएगा कि बच्चा किसी भी चीज़ को आसानी से समझ ले। फिर है देखिए, कह रहा है प्रत्यक्षीकरण तथा तिरूपण जैसे कौशलों के विकास में गणित बहुत सहायक सिद्ध हुई है। मतलब कि गणित के माध्यम से क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास होता है, और जब मस्तिष्क का विकास होता है तो किसी भी जटिल से जटिल परिस्थिति से निकलने की क्षमता भी आ जाती है। तो वही कह रहा है कि गणित के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण और तिरूपण जैसे कौशल का विकास कर सकते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अंतर्गत एक ऐसी पाठ्यचर्या का होना आवश्यक है जो शिक्षार्थियों के समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके। जैसे सामाजिक विज्ञान के बारे में अब देख लीजिए, आप इतिहास के बारे में समझते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो इतिहास में क्या होता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी उसमें दिखेंगी, कुछ गलत चीज़ें भी दिखेंगी। तो इसमें कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम आलोचनात्मक चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो आलोचनात्मक चीज़ों से हम तभी बच सकते हैं कि जब इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इतिहास के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी अच्छी चीज़ें होती हैं, कौन सी गलत चीज़ें होती हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पहले के लोग क्या गलती किए थे, उस गलती को हम न करें, और उस वही गलती क्या होती है, उनके अंदर की कमियों को दिखाती है, और वही कमियां ही क्या होती हैं, आलोचना उनकी होती हैं कि हम उनकी कमियों को उनको बता रहे हैं। फिर है आगे पॉइंट है, कह रहा है कि आकलन का मुख्य प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री में सुधार लाना तथा उन लक्षणों पर पुनर्विचार करना जो स्कूल के विभिन्न चरणों के लिए तैयार किए जाए। अब देखिए, आकलन क्या होता है, आकलन का कारण क्या है, आकलन से हमको क्या पता चल सकता है। तो आकलन से हमें ये पता चलेगा कि किसी बच्चे का अगर हम आकलन कर रहे हैं, उसका एग्जामिन कर रहे हैं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि वो बच्चा क्या चीज़ समझ रहा है और क्या चीज़ नहीं समझ पा रहा है, उसकी क्या क्या कमियां हैं। अब बच्चे की कमी अगर हमको पता चल जाएगी, तो बच्चे की कमी जब पता चल जाएगी तो हम उसका निवारण भी पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपकी बीमारी पूछता है। अब अगर डॉक्टर को बीमारी पता चल गई तो उसके लिए वो दवा देगा।
तो वही काम हम बच्चे के लिए करते हैं कि बच्चे के समस्या का हम पहले ज्ञान करते हैं, और जब समस्या का ज्ञान हो गया तब फिर हम उसका निराकरण भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आकलन करने से हमको यही पता चलता है कि किस बच्चे की कौन कौन सी समस्या है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अलग तरह से चरण तैयार कर लेंगे, जिससे बच्चे को पुनः हम उस चीज़ को समझा पाएंगे। फिर है, कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर आकलन बच्चों की दैनिक गतिविधियों, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर आधारित होनी चाहिए। मतलब कि पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे जो अ, 1-2 के बच्चे हैं, उनके बारे में कह रहा है कि उनका आकलन कैसे होना चाहिए। तो उनका आकलन करने के लिए हम उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में जानें। जैसे किसी बालक से आप पूछ दीजिए कि सुबह उठने के बाद तुम क्या क्या किए, तो इस हिसाब से बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा। कैसा होगा का मतलब कि बच्चा स्वस्थ है, पढ़ने में उसका मस्तिष्क कैसा होगा। अगर बच्चे का दैनिक दिनचर्या जो है, उसकी दिनचर्या है वो एक अच्छे रूटीन में है, तो उसका क्या होता है कि उसका चहुमुखी विकास होता है। फिर हम उसके स्वास्थ्य से और उसके शारीरिक विकास से भी उसका आकलन कर सकते हैं। स्वास्थ्य से मतलब कि बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि अगर बच्चा ज़्यादा बीमार है तो उसको किसी भी चीज़ को समझने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। फिर है, कह रहा है कि शारीरिक विकास, जो इसमें ये पॉइंट दिया गया है शारीरिक विकास के बारे में, तो शारीरिक विकास से भी हमको पता चल सकता है कि बालक का शारीरिक विकास कैसा हो रहा है। तो जिस हिसाब से बालक का शारीरिक विकास होगा, उस हिसाब से उसके अंदर सीखने की क्षमता का भी विकास होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा है कि विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि चेतन और अचेतन दोनों रूप में बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण में निरंतर अंतः क्रिया करते रहते हैं। मतलब कि अब देखिए, बच्चा या तो एक्टिव होकर के कोई भी काम कर रहा है, या बिना एक्टिव के ही। मान लीजिए कुछ बच्चे स्कूल में आते हैं, तो स्कूल में आने के बाद वो किसी कार्य को करने में बहुत सक्रियता दिखाते हैं, और कुछ बच्चे उस कार्य को करने में सक्रियता नहीं दिखाते। तो उनके बारे में कह रहा है कि चेतन और अचेतन दोनों रूप से बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण, मतलब विद्यालय का जो भी वातावरण हम उनके लिए निर्माण कर रहे हैं, उस वातावरण में निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को अगर किसी खेल के माध्यम से हमने क्या किया कि एक वातावरण तैयार किया कि बच्चे को खेल के माध्यम से कोई चीज़ हमें सिखाना है। जैसे एक ग्रुप बना लिए, ग्रुप बनाने में 3 बच्चों का एक ग्रुप बना लिए, फिर 3 बच्चों का एक ग्रुप बना लिए, 2 ग्रुप बन गया 3-3 बच्चों का। और किसी बच्चे से कह रहे हैं कि एक ग्रुप में से एक बच्चे को निकाल करके दूसरे ग्रुप में लाओ, तो क्या करेगा कि 3 ग्रुप में से जो 3 बच्चों का एक ग्रुप बना है उसमें से एक बच्चे को निकाल करके दूसरे बच्चे में लाएगा। अब हम पूछेंगे कि किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बच्चे हो गए, तो बच्चा बता देगा कि किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बच्चे हो गए। फिर पूछेंगे कि जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं उसमें कितने बच्चे हैं, तो वो उनकी संख्या गिन करके बता देगा। तो यही करना है कि बच्चे के लिए उसका भौतिक वातावरण निर्माण कर देना है, जिससे वो क्या कर ले कि उसमें अंतःक्रिया करता रहे और उसके द्वारा वो सीखता भी रहे। फिर कह रहा है, माफ कीजिएगा ये बार बार नीचे आ जा रहा है। कह रहा है कि कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी अवस्था में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात एक संबंधित 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसमें देखिए, कह रहा है कि कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम अधिगम क्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कि जब हम कक्षा, जो भी कक्षा हम बना रहे हैं, वो कक्षा क्या करती है कि किसी भी बालक को शिक्षा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसमें कह रहा है कि शिक्षक और बालक का अनुपात एक संबंधित 30 होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं तो उसके लिए एक शिक्षक का होना ज़रूरी है। 30 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो उनके लिए 2 शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही कह रहा है कि अगर 30 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ाता है तो वो अच्छे तरीके से शिक्षक पढ़ा भी लेगा और बच्चे अच्छे तरीके से समझ लेंगे, और सभी बच्चों के ऊपर शिक्षक की दृष्टि भी रह पाएगी। फिर है तीसरा पॉइंट, अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो कार्य संपन्न होने में मदद करे, साथ ही बच्चों की सक्षमता को बढ़ाए। मतलब अब देखिए इसमें क्या है कि हम क्लास में अनुशासन बनाते हैं, बच्चों को किसी भी नियम को पालन करने के लिए बताते हैं। तो ये नहीं कि हम बच्चे को कोई ऐसा अनुशासन में रख दें
कि बच्चा उस चीज़ से डरने लगे। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को इसमें हतोत्साहित नहीं करना है, डराना नहीं है, बल्कि बच्चे को हमें प्यार से उसको उसकी भाषा में समझाना है कि वो बच्चा उस चीज़ को समझ भी जाए और एक नियम के अंतर्गत अपने कार्य को पूर्ण कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कहा है व्यवस्थागत सुधार, सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट। अब बच्चे का कैसा हम सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, व्यवस्थागत सुधार कर सकते हैं। तो इसमें कहा है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिप्रेरणा तथा क्षमता की समग्र वृद्धि की पूर्व मान्यता पर आधारित हो। तो बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या करना चाहिए, विकासात्मक मानकों का मतलब ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक का विकास हो सके, और जो क्या करेगा, अभिप्रेरणा तथा क्षमता की समग्र वृद्धि की पूर्व मान्यता पर आधारित भी होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर कैसी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से वो चीज़ देना चाहिए। फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट, पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते तथा काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके। अब देखिए, अब हमको ऐसा काम करना है, पाठ्यचर्या ऐसे करना है कि अगर बच्चे को हम किसी खेल के माध्यम से ही कोई सिखा रहे हैं तो हम खेल के माध्यम से सिखाते सिखाते हर बच्चे का आकलन भी कर लें। ये भी एक गुण होना चाहिए। ये भी इससे क्या होगा कि हम बच्चे के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं उन कमियों को हम देख लेंगे और उस कमियों को ख़त्म करने के लिए एक प्रयास कर पाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि काम केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों में उनके परिवेश, प्रकृति, संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधारों, सामाजिक अंतर्दृष्टियों तथा कौशलों को विद्यालयी व्यवस्थाओं में उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोतों में बदलना। मतलब कि काम केंद्रित शिक्षा का अर्थ जो है वो बच्चों में उनके परिवेश, जो जहाँ वो रह रहे हैं, जैसे वातावरण में रह रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनके पास कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, जीविका, उनकी जीविका कैसे चल रही है, और उनका जो कौशल है उस कौशल के माध्यम, कौशल का मतलब कि उनके अंदर कैसी क्षमता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको कला बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो उनके अंदर कला की क्षमता होगी। कुछ बच्चे होते हैं उनको मशीनों में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं तो उनके अंदर मशीनों वाली क्षमता हो गई। तो वही कह रहा है कि हर कौशल वाले बच्चे को उनके विद्यालय व्यवस्थाओं में गरिमा और मजबूती के स्रोत को बदलना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो जो बच्चा जिस कौशल का है वो बच्चा अपने कौशल में आगे बढ़ता जाए और कुछ न कुछ भविष्य में अपने लिए कर पाए। फिर देखिए पाठ्यक्रम। अब देखिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम के बारे में कहा है कि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री। मतलब कि पाठ्य का योग हो जाएगा, पाठ्य का मतलब हो गया पढ़ने योग्य सामग्री, तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था। मतलब किसी भी चीज़ को हमें पढ़ाना है तो पढ़ाने योग्य सामग्री होगी और उसको किस क्रम में पढ़ाना है वही हो गया हमारा पाठ्यक्रम। देखिए अर्थात में कहा है कि पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है। करिकुलम जो हमने पढ़ा है एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम, वही जो करिकुलम है वही करिकुलम इसमें दिया गया है कि करिकुलम का मतलब क्या है। करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए अब आगे है फ्रावेल के अनुसार। फ्रावेल ने कहा है कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए जो पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं उस निर्माण करने से हम मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए उसका पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो हम पहले ही उसके बारे में ये जान जाएंगे कि जिस हिसाब से हमने उसका पाठ्यक्रम निर्माण किया है तो वो बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। अब आगे देखिए ये लास्ट है, इसमें कहा है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य क्या है। मतलब एनसीएफ 2005 का क्या क्या उद्देश्य है, क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। इसमें क्या रहा, कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों का निर्माण करना।
मतलब कि किसी भी बालक के कौशल का विकास करना है तो उसके लिए वैसा वातावरण निर्माण कर देना है, उसके वैज्ञानिक ज्ञान के लिए, और जो भी उसका वैज्ञानिक ज्ञान है उसका सत्यापन करना है, उसको सुनना है, उसके तरीकों को समझना है, उसके लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण कर देना है। फिर है प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए करना है। पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना है। कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना है। तो ये कुछ जो हो गया विज्ञान के उद्देश्य, ये आपके लिए ये जो टॉपिक है ये विज्ञान के उद्देश्य। इस विज्ञान के उद्देश्य को बस आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे। अब देखिए, अब आगे है ये, अब जो आपको टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, शिक्षण गणित का उद्देश्य क्या है। मतलब कि एनसीएफ 2005 का गणित में क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। इसके पहले मैंने आपको विज्ञान के बारे में बताया। तो विज्ञान जो है, विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अगर बच्चे को कुछ पूछ देता है एनसीएफ में, तो एनसीएफ में विज्ञान के बारे में यही बताया गया है कि कोई भी चीज़ अगर बच्चे को हम विज्ञान के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस विज्ञान के बारे में पढ़ाई हुई चीज़ को बच्चे के जीवन से जोड़ देना है। वही हो गया हमारा विज्ञान के बारे में एनसीएफ से जुड़ी हुई चीज़ें बता देना। अब इसमें है गणित के बारे में। गणित के बारे में कह रहा है कि देखिए, गणित की विभिन्न शाखाओं बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, असतत गणित और संभाव्यता और आंकड़ों के अवधारणाओं को समझना और दिखाना। मतलब कि गणित की जितनी भी शाखाएं हैं सभी शाखाओं को क्या कर देना है, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को दिखा देना है, जिससे क्या होगा कि बच्चा गणित के किसी भी प्रश्न को हल करने में आसानी का अनुभव करेगा। फिर है दूसरा, अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें। समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें। मतलब कि जैसे कोई चीज़ हम पढ़ाते हैं बच्चों को गणित में, तो गणित में कुछ चीज़ें, अधिकतर कुछ चीज़ें नहीं, अधिकतर चीज़ें होती हैं जिनको हम काल्पनिक रूप से हल करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की उम्र के बारे में है तो कहते हैं कि माना राम की उम्र एक्स है, तो उसकी हम उम्र को क्या कर लिए, काल्पनिक कर दी। तो वही कह रहा है कि वो चीज़ जो काल्पनिक ही हुई वो तो अपरिचित हो गई, लेकिन जो हमारे सामने राम दिख रहा है वो परिचित हो गया। तो कह रहा है इसमें कि अपरिचित और परिचित दोनों स्थिति में कोई भी समस्या अगर बालक को आ जाए तो उसके अंदर ऐसे मानसिक स्तर का विकास कर देना है जिससे क्या हो कि वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपने आप को उसके लिए स्थायी कर ले। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि गणितीय कौशल की अवधारणाओं का उपयोग करें। मतलब गणित के जितने भी कौशल होते हैं कि जोड़ के लिए क्या क्या होना चाहिए, घटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उनके लिए घटाना अवकलन जो हो गया उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, फिर उसके लिए क्या नियम हो सकते हैं, उन नियमों को हम बता दें और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम बच्चे को बता दें, जिससे क्या कर लेगा कि बच्चा कोई भी समस्या को हल करने में आसानी होगी बच्चे के लिए। फिर है छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। अब देखिए, तर्क में कल्पना और अमूर्तता, कल्पना की बात वही होगी, अभी हमने आपको उदाहरण बताया कि माना राम की उम्र x है, तो x जो उम्र है उसको तो हमने कल्पना कर लिया। और अमूर्तता की बात हुई कि जो हम नहीं देखते हैं, बिना देखे हुए ही उस चीज़ को हम मान लेते हैं, वो चीज़ क्या होती है, अमूर्तता कहलाती है। तो छात्रों के अंदर गणित के प्रश्न करने के लिए ऐसी भावनाओं का विकास करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या होने चाहिए, काल्पनिक होने चाहिए, किसी चीज़ को कल्पना कर लें, तार्किक होने चाहिए कि उस चीज़ के अंदर कोई भी जटिलता है तो उसको सुलझा लें, उसके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है लास्ट पॉइंट आपका, विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करें। अभी हमने आपको बताया कि गणित से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों को बच्चे को बता देना है। तो गणित से जुड़ी हुई यही चीज़ें हैं, आरेख हुआ, सूत्र हुआ। अब सूत्र अगर हम बच्चे को बताते हैं तो उस सूत्र को ये नहीं कि हम बच्चे को सूत्र रट करके ही दिखाएं या उनको कह दें कि तुम रटो, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे को ये कहना चाहिए कि कोई भी सूत्र है उस सूत्र को हल करके दिखाना चाहिए कि ये सूत्र आया कहाँ से है। अगर बच्चे को हम सूत्र बनाने का तरीका बता देंगे तो बच्चा
सूत्र कभी नहीं भूलेगा। तो यही करना है। एनसीएफ 2005 में यही चीज़ें रखी गई हैं कि किसी बच्चे को अगर हमें समझाना भी है तो उसको समझाने से पहले उसको उससे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के समस्याओं को बताएं और उस जुड़ी हुई चीज़ों के माध्यम से ही उसकी समस्या को हम हल करवा सकते हैं। और देखिए, और इसमें क्या है, ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं, टेबल मॉडल है, आरेख सूत्र है, इनके माध्यम से हम बच्चों को उनकी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था एनसीएफ 2005 का, तो इसमें हमने आपको एनसीएफ से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपको बता दिया। और ये एनसीएफ 2005, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि एनसीएफ 2005 से सीटेट में निश्चित ही प्रश्न आते हैं। अगर आप एनसीएफ 2005 को अच्छे तरीके से स्मरण कर लेंगे, उसको समझ लेंगे क्या है, तो आप सीटेट में एनसीएफ से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को हल करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपने वीडियो को बंद कर रहे हैं। जय हिंद।